है, बीच में छोड़ा हुआ है, तो 3-4-5 क्लास हमको दिक्कत थोड़ी होगी। 5 क्लास के बाद फिर सल्तनत का एक सॉफ्टवेयर चढ़ाए। सब सॉफ्टवेयर का खेल है, कुछ नहीं, सरल वाला करने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर चढ़ गया, आंसर करने आ गया, नहीं चढ़ा, किसको कब कितना कहां डुबाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो उसमें भी मेडाइवल का सल्तनत का अलग सॉफ्टवेयर है, एक दिन जाओ सॉफ्टवेयर चढ़ा दिया, बस सल्तनत समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे, यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दो। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो सुना, तेजी में सुनेंगे, हम लोगों ने देखा नीचे पांड्य राजा थे और यहीं पर पल्लव थे, और पल्लव के ही सामंत चोल थे। इसी में विद्यालय ने क्या किया था, पांड्य राजा का कुछ क्षेत्र जीता था और तंजौर को इसने चोलों की राजधानी बनाया था। लेकिन आदित्य चोल ने तो अंतिम कर दिया। इसने क्या किया, पल्लव राजा अपराजित की ही हत्या कर दिया और पूरा पल्लव क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। जब परांतक प्रथम आया तो पूरा पांड्य को ही खत्म कर दिया, और तब हम लोग देखे राज प्रथम आए तो ये आधा श्रीलंका को भी ठीक कर दिए, लक्षद्वीप मालदीप भी ठीक कर दिए, और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने, हम लोग बेली के चालुक्य पढ़ते उसको भी हरा दिया। जब उसका बेटा राजेंद्र चोल राजा बना तो ये क्या किया, ये उड़ीसा के गंगोत्री कुंड की उपाधि धारण किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम सब जीत गया, ऐसे कर पूरा श्रीलंका जीत गया। और चोलों का शासन इस प्रकार है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इसीलिए सबसे सुदृढ़ नौसेना का डेवलपमेंट किसने किया, राजेंद्र चोल। क्योंकि नौसेना नहीं रखेगा तो डेवलपमेंट इसका नहीं हो सकता है। तब कुल्लू का प्रतिनिधिमंडल वहां भेजा, राजेंद्र तृतीय की पुनः हत्या पांड्य राजा ने ही कर दिया। क्या दिक्कत है, क्या चलिए ध्यान दीजिए, चैट में रखो सबका। तो ध्यान में, अब पिछले क्लास में सब आपको पढ़ा भी दिए थे, मानचित्र भी बनवा दिए थे, लिखा भी दिए, लिखा हुआ है सबसे। आज हम लोग को चल रहा है चोल प्रशासन, तो नीचे हेडिंग दे दीजिए चोल प्रशासन, और चोल प्रशासन को हम लोग आज बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। सुने आप, एक एक करके सभी लोग बढ़िया से बात समझते चलेंगे, क्लियर होते जाएगा। चोल डायनेस्टी में भी वही था, साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजा होते थे। चोलों में एक अच्छी बात यह थी कि चोलों में उत्तराधिकार के लिए एक नियम निर्धारित थे। उत्तराधिकार का मतलब है अगला राजा कौन बनेगा, ये अगर पहले से निर्धारित रहे, बड़का छोटा का नियम नहीं। जो योग्य है, पिता अपने जीवन काल में ही घोषणा कर देते थे कि मेरे बाद यही बेटा राजा बनेगा, तो जिसकी घोषणा होती थी उसको युवराज कहते थे, और जो युवराज होते थे वो पिता के साथ ही वहीं रहकर काम सीखते थे। जब पिता के किसी कारण से मृत्यु हो गई तो पहले से फिक्स था कि यही राजा बनेंगे। इसीलिए उत्तराधिकार के लिए चोलों में संघर्ष नहीं होता था, लड़ाई नहीं होता था। आगे तुम मुस्लिम फिर पढ़ोगे, सल्तनत और मुगल, वहां उत्तराधिकार के निश्चित नियम नहीं थे। जिसकी लाठी पूजा करो, छुटकारा बड़का कोई मतलब नहीं, पहले से कुछ घुसाई होगी, बहुत भाई से प्यार करेंगे कि मेरा भाई। आप बीच बीच में पढ़ते रहोगे, सल्तनत काल जब पढ़ाएंगे, मुगल काल पढ़ाएंगे, तो उसमें कहेंगे कि आई डोनेशन में आंखें ले लिया, मतलब उनकी आंखें फोड़ देंगे, लोहा गर्म करके आंख फोड़ देंगे कि भाई मेरा भाई है, मारो नहीं, आंख फोड़। तो यह फोड़वा कांड चलेगा मेडाइवल में, सल्तनत और मुगल। अच्छा, आंखें फोड़ देते थे, क्योंकि वही सब है, अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। तो जिससे बहुत प्यार है, भाई है, तो मारे क्यों, अंधा ही बना दे, राजा नहीं बनेगा तो साइड हो ही गया भाई, रहो खाओ बढ़िया से, तुम भी बात समझो। और आई डोनेशन में आई क्यों लेते थे, बात समझ में आ गया। जब किताबों में पढ़ना आंखें फोड़ दिया तो समझ लेना कि वो साइड हो गया, राजा नहीं बन सकता। हिंदू धर्म में अंधा राजा बन सकता कि नहीं, बोहनीय धृतराष्ट्र से हुआ, बात समझ लो। बोहनीय हिंदू धर्म में, जो तुम महाभारत पढ़ रहे हो, अंधा व्यक्ति से बोहनीय, तो हिंदू धर्म में अंधा होना से मतलब नहीं, इसलिए हिंदू धर्म में क्या होगा, अंधा बनाएगा नहीं, पार लगाएगा। तो चोल में क्या अंधा बनाने की जरूरत है, नहीं, भाई भाई में लड़ाई भी नहीं हो, क्यों, उत्तराधिकार के नियम निश्चित होते थे। फिर चोलों में हम लोग चले सेना, तो चोल शासक का दो सेना, थल सेना और जल सेना सबसे प्रमुख था। थल सेना इनका इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अरब देश से ही घोड़ा मंगाते थे, और घोड़ा के आयात में चोल राजा बहुत खर्च करते थे। साउथ के क्लाइमेट में अरबी घोड़ा जीवित नहीं रह पाते थे, बहुत जल्दी मर जाते थे, फिर भी घोड़ा मंगाए जाते थे। इंडिया में घोड़ा अच्छे नहीं पाए जाते थे, घोड़ा अरब देशों में पाए जाते थे, इसलिए मध्यकाल में अरबी लोग जीत गए। भारत में मेन लड़ाई हाथी से होता था और अरबी लोग घोड़ा से रखते थे, तो फास्ट कौन हो, घोड़ा, इसलिए लोग थोड़ा फास्ट हो गया, इधर थोड़ा स्लो रहा। तो चोल शासक अरब से घोड़ा मंगाते थे, हाथी सेना, पैदल सेना सब था, घोड़ा पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है नौसेना। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, खूब पूछता है, कोई भी डायनेस्टी, तुम चाहे मौर्य काल पढ़ो, गुप्त काल पढ़ो, कोई पढ़ो, जितना ज्यादा चोलों ने अपना नौसेना को मजबूत बनाया, वो अपना सबसे अधिक ध्यान नौसेना पर दिया। चोल होगा, चोल वंश के किस राजा ने नौसेना का विकास किया, राज प्रथम। चोल वंश के किस राजा ने नौसेना को काफी सुदृढ़ किया, तो राजेंद्र चोल। नौसेना से दोनों ही क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा। राजेंद्र चोल के बारे में कहा गया कि इसने बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील बना दी, इसने चोलों का झील बना दिया, एकदम छोटा झील है, जब जहां चाहे आक्रमण कर देता। तो इसीलिए आपसे कहा जाए कि बताओ चोलों का झील किसे कहते, चोलों का झील किसे कहते, पूरे बंगाल की खाड़ी को किसने बनाया, राजेंद्र चोल ने बनाया। ऐसा झील बना दिया, बड़ा जगह है, लेकिन इतना ज्यादा उसका मूवमेंट है कि लग रहा है छोटा जगह में मुक्त है। तो अब एक चीज हम लोग देख लिए यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग सुनते जाए। अगला नंबर बारी आती है अधिकारियों की। तो आपको हमने बताया था कि जो चोल थे, इसमें कहीं भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, चोल में कोई मंत्री नहीं होते थे। जैसा कि आप मौर्य काल में पढ़े, उधर दोनों चीजें, विभागाध्यक्ष भी है, मंत्री भी है, लेकिन यहाँ पर कोई मंत्रिमंडल नहीं है। चोल शासक केवल अधिकारियों से अपने शासन को चलाते थे। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो बीपीएससी वाले रैंक के अधिकारी बनो, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, बड़े अधिकारी बनेंगे। अब उन अधिकारियों की मदद से साम्राज्य चलाया जा सकता है। क्या मंत्री होना जरूरी है, नहीं, बिना मंत्री भी चल सकता है। अब यही इंपॉर्टेंट बात है, चोल में जो अधिकारी थे, दो वैरायटी के थे, एक का नाम था पेरुंदम, और एक है सिरंदम। आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बताओ चोल में सिरंदम कौन थे, छोटे अधिकारी। बीपीएससी रैंक वाला सिरंदम है, और आईएएस पास किया तो पेरुंदम है। अब कोई पेरुंदम का ना वो बड़ा अधिकारी, सिरंदम छोटा अधिकारी। तो अधिकारियों की दो सीरीज है, पेरुंदम और सिरंदम। नेक्स्ट अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चले, चोल जो शासक हैं उनके प्रशासन की इकाई कैसे कैसे राज करते थे, तो सुनेंगे, यह मेन समझना है तुमको, इसी पर क्वेश्चन मेन लास्ट करें। तो प्रशासन की इकाई में एक तो है कि चोल जितना बड़ा अपना राज बनाए उसको हम लोग साम्राज्य कहते हैं। इनका साम्राज्य का मतलब है कि पूरा देश, या कई राज्य में विभाजित है, मंडलम के नाम से जानते हैं। मंडलम माने क्या होता है, राज्य। मंडलम में विभाजित है। कुट्टम को ही हम लोग वलनाडु कहते हैं, और वलनाडु या कुट्टम ही कमिश्नरी है। वलनाडु या कुट्टम क्या है, कमिश्नरी। इसी में वलनाडु नाडु में विभाजित है, और नाडु को हम लोग जिला कहते हैं। जो नाडु है यह कुर्रम में विभाजित है। कुर्रम का मतलब ग्राम समूह है, या अनुमंडल ब्लॉक कर सकते हो। और तब इसके बाद कुर्रम जो है यह ग्राम में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना तुम्हें। देखो चोलों का जो प्रशासन था, आपको कह सकता है कि बताओ चोल साम्राज्य में जिला का नाम क्या है,
नाडू, जिला का नाम क्या है? नाडू। मौर्य पढ़ रहे थे, मौर्य में जिला विषय है, विषयपति वहां अधिकारी होते थे। सेम वही बात तुम्हें यहां सीखना है। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत है, उसी तरह से चोल प्रशासन भी केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज। केंद्रीकृत का मतलब होता है एक ही जगह से कंट्रोल करना, एक जगह से कंट्रोल करना। यानी राजा तय करता था मंडलम का हेड कौन होगा, कुट्टम का हेड कौन होगा, नाडू का हेड कौन होगा, कुर्रम का हेड कौन होगा, है केंद्रीकृत। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझा रहे हैं, चोलों के साथ एक नई डिजाइन है जो अभी तक तुम किसी में नहीं पढ़ा, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। गांव लेवल जो तुम देख रहे हो, ग्राम जो देख रहे हो, चोल बड़ा बेजोड़ डिजाइन का वहां शासन किए। ग्राम स्तर पर इन्होंने स्थानीय स्वायत्तता प्रदान किया। स्थानीय स्वायत्तता का मतलब क्या हुआ, बोलिए? स्थानीय स्वायत्तता का मतलब है लोकल लेवल के लोगों को फ्री कर दी। गांव में कौन शासन करेगा, गांव में कौन पैसा तहसील करेगा, गांव में कौन देखभाल करेगा, गांव में कहां सिंचाई होगा, इसको हम नहीं तय करेंगे, गांव वाले मिलकर तय करो, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। देखो कितना फ्रीडम हो। अब जैसे हमारा संस्थान चल रहा है और हम क्या करें, इसमें कोचिंग में कौन टीचर पढ़ाएंगे हम तय करें, तो होगा कि हाँ टीचर कौन पढ़ाएंगे हम ही तय कर रहे हैं, कौन चेक करेगा वो भी हम ही तय कर रहे हैं, कौन ऑफिस में बैठेगा वो भी हम ही तय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थानीय लेवल पर ग्राम है, यहाँ हम स्वायत्तता प्रदान कर दिए कि अपने में मिलकर मॉनिटर चुनेगा। सफाई विभाग का एक प्रभारी मॉनिटर होगा, शांति का अलग मॉनिटर होगा। तुम लोग छोटे क्लासेस में मॉनिटर वाला सिस्टम में देखा होगा, उसमें बच्चों को स्वायत्तता प्रदान की जाती थी। मॉनिटर के लिए खड़ा किया जाता था, कौन कौन बनेगा, खड़ा हो, इसको कितना वोट आएगा, ज्यादा वोटर वाला मॉनिटर हो। जो शांति वाला मॉनिटर है उसकी ड्यूटी है, सर नहीं है तो कलम लेकर घूमते रहता था, किसका नाम लिखते हैं, याद है ना सबको? तो ठीक उसी प्रकार सुनेगा चोल, उसी प्रकार से गांव लेवल पे तुम अभी पढ़ोगे तो बड़ा मजेदार सिस्टम। इसीलिए तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वंश में ग्रामीण स्वायत्तता सबसे ज्यादा? चोल डायनेस्टी। चोल से दो क्वेश्चन बहुत शानदार है, एक नौसेना और एक ग्राम का प्रशासन, जो भी तुम पढ़ो। अब ध्यान दीजिए, चोलों ने क्या किया था, ग्राम में सबको एक अलग डिजाइन किया, ग्राम सभा बनाया। ग्राम सभा की ड्यूटी थी राजस्व वसूल करना, कितना कौन पैसा टैक्स देगा ग्राम सभा तय करेगी। इनकी ड्यूटी थी मंदिर की देखभाल करना, इनकी ड्यूटी थी सिंचाई को देखना, इस सब ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा में राजा कुछ नहीं करेगा, इसमें जन साधारण की जहां बैठक होगी उसको उर कहा जाता था। तुमको क्वेश्चन देगा कि बताओ चोल काल में उर क्या था? जन साधारण की ग्राम सभा, उसको उर कहते थे। यहां जैसे अभी पेरुंदम और सिरुंदम पढ़े हो, एक व्यक्ति और यहां मिलते हैं जिसको ओले कहते हैं। एक बार का क्वेश्चन है कि बताओ चोल काल में ओले कौन थे? बोलो। लिखने वाले, राजकीय आदेश लिखने वाले अधिकारी को ओले कहते थे। चोल काल में राजा का जो आदेश लिखेगा, उस आदेश लिखने वाले का नाम क्या है? ओले। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग उसी प्रकार समझे, उर क्या है? ग्राम सभा किसका? जन साधारण का, वो कहलाएगा। अगर केवल सभा बोले कि सभा लगा हुआ है तो ब्राह्मणों की सभा। तो आपको याद होगा साउथ इंडिया में ही सातवाहनों ने सबसे पहले भूमि अनुदान दी और वह ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देता। उस भूमि को हम लोग क्या कहते थे? ब्रह्मदेह। उस भूमि का नाम ब्रह्मदेह। और ब्रह्मदेह में ब्राह्मणों को भूमि मिला हुआ रहता। और अगर ब्राह्मण लोग का कोई गांव है उनको दान में मिला है तो वहां पे संस्था ब्राह्मणों की बनती थी, केवल ब्राह्मण उसको। अगर लोकल सभी लोग को हम शामिल कर लिए तो उसका नाम क्या था? उर। और ध्यान दीजिए, जैसे जमीन को ब्रह्मदेह कहते थे तो इन लोग के मीटिंग के स्थान को ब्रह्मस्थान कहते थे। ब्रह्मस्थान। आप लोग कभी गांव में अगर कहीं जाओगे तो तुमको मिलेगा ब्रह्म बाबा। ब्रह्म बाबा का नाम सुना है? तो जो ब्रह्म बाबा होंगे वो अक्सर गांव के बाहर बैठेंगे। जनरली गांव में कम रहते हैं, गांव के बाहर रहेंगे। क्यों? खुले जगह पर रहेंगे। क्यों? वहां मीटिंग सीटिंग लग सके। कहां है भाई? तो ब्रह्म स्थान पर बैठा हुआ। तो ये चोल का ही लाइन देखो लिया हुआ। अब यहाँ पे उन जगहों पर ही उनकी मीटिंग चलती थी। सबसे भी मजेदार बात बताया वो सुनो, हर व्यक्ति ग्राम सभा में नहीं जुड़ सकता था। कम से कम उम्र 35, आज से 70। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 35 साल में जवानी होता था और 70 साल में रिटायर। यानी ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चोल काल में क्या था? 35, अंतिम 70। ये सदस्य जो बनेगा केवल 1 साल के लिए, ज्यादा दिन नहीं है तो घोटाला मारेगा। 1 साल के लिए नया को भी चांस मिलना चाहिए। 1 साल के लिए सदस्य बनेगा, वो भी जिस गांव का निवासी है उसी गांव में सदस्य बनेगा। वो भी कम से कम 1.5 एकड़ जमीन है तभी सदस्य बनेगा। वो भी उस गांव में अपना जमीन तो उसका घर है तभी सदस्य बनेगा। फिर उस पर कोई आपराधिक मामला दोषी सिद्ध न हुआ हो तभी सदस्य बनेगा। टाइट नियम था। अब मान लो 15 व्यक्ति को साल भर में चुनना है तो सबसे आवेदन लिया जाएगा। आवेदन 100 व्यक्तियों ने दिया, चुनना कितना है? 15। क्या राजा चुनेंगे? नहीं, राजा गांव को एकदम छोड़ दिया था कि तुम लोग समझो। अब गांव के व्यक्ति ही पूरे भीड़ लगा लीजिए, घड़ा में 100 का नाम स्लिप बना के डाल दीजिए, छोटा बच्चा को बुलाइए, वो अंदर हाथ डाल डाल के 15 वो निकाल लेगा। जिसका नाम हाथ भर से निकल गया वो सदस्य बन गया। वही साल भर इस चीजों को देखे। ड्यूटी कितना दिन का है? 365। करना है 360 दिन ड्यूटी, 5 दिन हिसाब किताब दीजिए। एकदम पहले से सब प्री प्लान पढ़ा नहीं। इसीलिए क्वेश्चन पूछे कि गांव में पूरे फ्रीडम किस काल में? चोल काल में। तो चोल काल में इन सभी चीजों को हम लोग फटाफट पहले लिखेंगे और तब हम लोग फिर आगे बढ़ते जाएंगे। नीचे लिख दीजिए, नीचे हेडिंग चोल प्रशासन। चोल प्रशासन नीचे नेक्स्ट देखो, साम्राज्य का प्रधान। साम्राज्य का प्रधान राजा होते थे। साम्राज्य के प्रधान राजा होते थे। नीचे नेक्स्ट देखिए, चोल साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में उत्तराधिकार के निश्चित नियम निर्धारित थे। उत्तराधिकार के निश्चित नियम निर्धारित थे। उत्तराधिकार के निश्चित नियम निर्धारित थे जिसके कारण उत्तराधिकार के लिए संघर्ष नहीं होते थे। जिसके कारण उत्तराधिकार के लिए संघर्ष नहीं होते थे। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष नहीं होते थे। राजा अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी चुन लेते थे। उत्तराधिकारी चुन लेते थे जिन्हें युवराज कहा जाता था। जिन्हें युवराज कहा जाता था। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दो, चोल सेना। चोल सेना कोई बड़ा छोटा नहीं, जो पिता का
इच्छा है, योग्य बेटा है, उत्तराधिकारी पहले ही चुना जाए, बस बाकी को कुछ नहीं करना। पिता के पास सब सेना है, रिंग रिंग किया तो उसको हटा देगा। नीचे सेना, नीचे डैश लिखिए चोल शासक, चोल शासक थल सेना में, थल सेना में पैदल सेना, पैदल सेना, हाथी सेना, हाथी सेना, घोड़ा सेना, सभी सारे भी शामिल किए, जिसमें सबसे अधिक बल, जिसमें सबसे अधिक बल हाथी सेना पर दिए। हाथी पर बल दिया था जी, घोड़ा पर, घोड़ा कहां से मंगाता था? अरब से, इसलिए घोड़ा पर ध्यान देना। सबसे अधिक बल घोड़ा सेना पर दिए। वे घोड़ा, वे घोड़ा अरब देशों से आयात करते थे, वे घोड़ा अरब देशों से आयात करते थे। अरब देशों से आयात करते थे। चोलों, उसी में चोलों के आय का मुख्य भाग, चोलों के आय का मुख्य भाग घोड़ा आयात पर खर्च होते थे, घोड़ा आयात पर खर्च होते थे, घोड़ा आयात पर खर्च होते थे। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार लगा के लिखिए। चोलों ने सबसे अधिक बल, चोलों ने सबसे अधिक बल नौसेना पर दिया, सबसे अधिक बल नौसेना पर दिया। चोल शासक राजराज प्रथम ने, चोल शासक राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने नौसेना का विकास किया, नौसेना का विकास किया, जिसे राजेंद्र चोल ने, जिसे राजेंद्र चोल ने काफी सुदृढ़ किया, राजेंद्र चोल ने काफी सुदृढ़ किया। उसी में राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील बनाया, बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील बनाया। चलिए नीचे हेडिंग दो, अधिकारी, नीचे हेडिंग दीजिए अधिकारी, अधिकारी हेडिंग होगी। नीचे डैश लिखिए, डैश लिखिए। चोल साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं मिलता है, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं मिलता है। उनका साम्राज्य अधिकारियों पर टिका था, उनका साम्राज्य अधिकारियों पर टिका था। नीचे डबल स्टार लगा के लिखना, डैश लिखिए। बड़े अधिकारी को, बड़े अधिकारी को पेरुंदम, बड़े अधिकारी को पेरुंदम, पेरुंदम तथा छोटे अधिकारी को सेरुंदम कहा गया, छोटे अधिकारी को सेरुंदम कहा गया, सेरुंदम कहा गया। नीचे डैश लिखिए। चोल काल में, चोल काल में राजकीय आदेश को लिपिबद्ध करने वाले, राजकीय आदेश को लिपिबद्ध करने वाले ओले कहलाए, राजकीय आदेश को लिपिबद्ध करने वाले ओले कहलाए, ओले कहलाए। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दो, चोल प्रशासन की इकाई, चोल प्रशासन की इकाई, चोल प्रशासन की इकाई, जल्दी से बना दीजिए। बताया तो सब किसके द्वारा है? राजा। तो केंद्रीकृत बोले तुमको, केंद्रीकृत का मतलब क्या है? जो करेगा राजा करेगा, सिर्फ गांव लेवल पर राजा नहीं है। साम्राज्य मंडलम में विभाजित था। मंडलम मींस क्या होता है? राज्य। मंडलम कोट्टम या वलनाडु में विभाजित है। वलनाडु या कोट्टम का मतलब कवि स्तरीय है। वलनाडु नाडु में विभाजित है। नाडु माने क्या है? जिला। कई बार तुमको जिला पूछेगा, चोल में जिला, तो ध्यान रखना नाडु, कवि स्तरीय वलनाडु, वलनाडु को कोट्टम कहते। गांव का समूह, जैसे हम लोग अभी ब्लॉक और मंडल कहते हैं, चोल में कुर्रम था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। लिखा गया सबसे जल्दी बोलो। चोल प्रशासन सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज है, केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत का मतलब राजा ही सभी जगह नियुक्ति करते थे, केवल एक जगह छोड़ के। कहां? ग्राम। गांव में स्थानीय स्वायत्तता थी, फ्रीडम था। लोकल लेवल पर था कि तुम अपने चुन लोगे। तो नीचे डैश पे लिखिए, चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य ऊपरी स्तर से केंद्रीकृत था, ऊपरी स्तर से केंद्रीकृत था, परंतु ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता थी। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता थी, स्थानीय स्वायत्तता थी। नीचे हेडिंग दे दे, चोलों के ग्राम प्रशासन, चोलों के ग्राम प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एकदम छोटे स्तर का क्वेश्चन पूछेगा तो टाइम पूछेगा। गांव में फ्रीडम, तो तुरंत समझना कहां? चोल।
चोलों के ग्राम प्रशासन, नीचे डैश लिख दो। चोल साम्राज्य में ग्राम में स्थानीय स्वायत्तता थी, जिसमें ग्राम सभा के द्वारा वहां देखभाल किए जाते थे। नीचे डैश देखिए। ग्राम सभा का कार्य राजस्व वसूल करना, न्याय प्रणाली को संचालित करना, सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रखना, मंदिरों का देखभाल करना इत्यादि था। नीचे डैश लिख दीजिए। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए चोल काल में निम्नलिखित योग्यता आवश्यक थी। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए चोल काल में निम्नलिखित योग्यता आवश्यक थी। फर्स्ट नंबर लिख दो, उम्र बोलो कितना से कितना, 35 वर्ष से 70 वर्ष। उम्र 35 वर्ष से 70 वर्ष। सेकंड, कार्यकाल बोलो कितना, बस 1 वर्ष। अगला नंबर तीसरा पॉइंट दे दीजिए। तीसरा नंबर बोलो, दूसरा गांव में दूसरा सदस्य बन सकता है? नहीं, लिख दीजिए। ग्राम का निवासी होना आवश्यक था। उसी ग्राम का निवासी होना आवश्यक था। अगला नंबर पॉइंट, न्यूनतम 1.5 एकड़ जमीन आवश्यक था। 1.5 एकड़ जमीन आवश्यक था। 1.5 एकड़ जमीन आवश्यक था। अगला पॉइंट, उसकी अपनी भूमि पर मकान बनना आवश्यक था। उसकी अपनी भूमि पर मकान होना आवश्यक था। किराया वाला नहीं चलेगा, उसकी अपनी भूमि पर मकान होना आवश्यक था। नेक्स्ट, किसी अपराध में शामिल नहीं होना आवश्यक था। नीचे डबल स्टार लगा लिखो। चोल साम्राज्य में जनसाधारण के ग्राम सभा को बोलो क्या कहते थे, ऊर कहा जाता था। जनसाधारण के ग्राम सभा को ऊर कहा जाता था। तथा ब्राह्मणों के ग्राम सभा को बोलो क्या कहते थे, सभा कहा जाता था। ब्राह्मणों के ग्राम सभा को सभा कहा जाता था। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, चोल स्थापत्य। और हम लोग इसके बाद चोल कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग का चोल डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। बोलिए, चोल वगैरह में जो भी है, महिलाओं की स्थिति दक्षिण में जब भी है तो सातवाहन ट्रेंड पे ही चल रहा है, तो दक्षिण में महिलाओं की स्थिति उत्तर की तुलना में बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। नीचे लिख दीजिए चोल स्थापत्य। सुनिए, अब सभी का ध्यान बोर्ड पर है, 2 मिनट को बढ़िया से समझना है। चोल के स्थापत्य में आप सभी को याद है कि चोलों ने किसके स्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया? आंसर बोलो, पल्लव के। अरे नालायक, तुमको पिछला ही पढ़ाया था, चोल किसके से बनता है? पल्लव का। तो पल्लव जो बना रहा था उसी को बढ़ाएगा। आपको याद होगा, पल्लवों ने मंदिर निर्माण की नई शैली बनाया। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली का निर्माण शुरुआत किसने किया? पल्लवों ने। और उसको शिखर तक कौन पहुंचाया? चोलों ने। बात समझिए, बहुत ध्यान से समझना। आज भी चोल राजा राज प्रथम ने उस जमाने में जो मंदिर बनाया, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर जो तंजौर में, अभी भी तुम समझ सकते हो कि इंडिया का सबसे ऊंचा मंदिर में से एक है, उस जमाने का मंदिर। वो भी उस मंदिर की बात तुमको समझ में आएगा तो आश्चर्य होगा। उसने पूरे इस तरह के सिस्टम पर द्रविड़ शैली और नागर शैली का बेसिक अंतर समझा है। हम लोग के यहाँ जो मंदिर है, उत्तर भारत में जो मंदिर है, ये उत्तर भारत के मंदिर को हम लोग कौन सी शैली कहते हैं? नागर शैली। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। नागर में भी कई टाइप्स होंगे, जैसे उड़ीसा पढ़ाएंगे तुमको, चंदेल वंश जब पढ़ाएंगे, खजुराहो वगैरह का मंदिर, तो सब मंदिर नागर शैली के मंदिर है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो। लेकिन नागर शैली के उत्तर भारत में हम लोग के यहाँ जो मंदिर है, उस मंदिर में बाउंड्री का बहुत विशेष महत्व नहीं। गांव में तुम देखा होगा मंदिर बन गया, कोई जरूरी नहीं कि बाउंड्री मारी थे, नहीं भी बाउंड्री तो भगवान चलेगा, बिना बाउंड्री गेट को लग जाना चाहिए। दूसरा, हम लोग के मंदिर में बहुत बड़ा प्रवेश द्वार का बहुत कंसेप्ट नहीं। जबकि दक्षिण भारत में जो पल्लव ने शुरू किया, चोलों ने बढ़ाया, उसने मंदिर से ज्यादा फोकस बाउंड्री पर किया। मकान झोपड़िया रहे लेकिन बाउंड्री टाइट रहे। कई लोग का कंसेप्ट भी बड़ा बाउंड्री, बड़ा गेट, घुसे तो मालूम चला कि छोटा घर, बाउंड्री गेट देख के लग रहा था कि बड़ा भयंकर हो। तो ये जो तुम देख रहे हो, दक्षिण के जो मंदिर है, जो चोलों ने बनाया, पल्लवों ने बनाया, द्रविड़ शैली का मंदिर है, उसमें बाउंड्री नहीं से थे। और बाउंड्री के साथ साथ उनके एंट्रेंस पर वो लोग अच्छा खासा खर्च किए, और ये मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाया, जो उत्तर भारत के नागर शैली में नहीं है। यानी गोपुरम कहां होते? दक्षिण भारत में। गोपुरम का कंसेप्ट बताओ, नागर शैली में है कि द्रविड़ शैली में? द्रविड़ शैली में है। और दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग के यहाँ जो मंदिर है नागर शैली के मंदिर, वो मंदिरों में तुम देखोगे उसमें समझो ऐसे बना लिए और डायरेक्ट ढलान दे दी, डायरेक्ट ढलान। या हम लोग के यहाँ जो मंदिर है ऐसे हो गया, और अंडाकार ढलान भी हो सकता है। अगर अंडाकार स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट कैसे है, तो समझ लोगे कि नागर शैली है। अगर द्रविड़ शैली में हम लोग जाएंगे, साउथ इंडिया का मंदिर देखोगे तो इसको हम लोग शिखर कहते हैं, और द्रविड़ शैली में विमान होते हैं।
ये विमान कैसे होते हैं? तो उनको स्टेप बाय स्टेप कम किया जाएगा, ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे उठा दिया, ऐसे फिर ऐसे फिर उठाया, ऐसे फिर ऐसे, देखते देखते ही कम होते चला जाएगा। तो जस्ट लाइक विमान जैसा उठते चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर उठ रहा है, कम हो रहा है, तो समझ लोगे कि नागर शैली की द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली एक बार ऐसे हुआ या ना हो गया तो नागर शैली। अगर हम देखें उत्तर भारत के मंदिर में, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस मंदिर के सामने कोई बड़ा सा जलाशय हो, तालाब हो, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन द्रविड़ शैली के जितने भी मंदिर है उसका एक कैंपस है, और उस कैंपस में मंदिर के सामने एकदम तालाब, जल का सोर्स है। आजकल तुम देखोगे नया मंदिर बनेगा तो उसमें भी फुवारा वारा बना देता है, तो वो दक्षिण से प्रभावित है। उत्तर भारत में जरूरत है, क्योंकि उत्तर भारत में पानी की कमी है ही नहीं, मैदानी भाग, यहाँ तो ऐसे ही खेत में जिधर देखो उधर बरसात पानी, तो अंदर में पानी देने की जरूरत नहीं। और यहाँ जो तुम देख रहे हो दक्षिण भारत में वैसा पानी नजर नहीं आता, तो एकदम मंदिर में स्पेशल दिया हुआ है कि भाई एकदम दे दीजिए बढ़िया से, लोग देखेगा तालाब जैसा तो उसको बड़ा प्रसन्नता हो। तो देखिए ये दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ रहे होगे। उत्तर भारत में मंदिर अगर है तो बैठका भी जस्ट बगल में ही है, मंदिर हो गया और जस्ट एकदम ऐसे करके छा दिया कि यहाँ बैठिए उठिए आरती भजन मार दीजिए। ये बैठका को हम लोग क्या कहते हैं? मंडा। बैठका का नाम क्या है? मंडा। दक्षिण भारत में क्या है, जो तुम द्रविड़ शैली पढ़ रहे हो इसमें बैठका एक पार्ट होता है, मंदिर अलग है और मंडप अलग है, उससे दूर हो। सबसे बड़ा डिफरेंस समझो, नागर शैली में हम लोग के यहाँ जो मंदिर है उसमें भगवान की सवारी उनके जस्ट अगले बगल में, भगवान की सवारी समझ रहा है, शंकर जी अगर अंदर है तो नंदी जी जस्ट बाहर है, थोड़ा ही बाहर है, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन जब तुम साउथ इंडिया घूमने जाओगे द्रविड़ शैली में, तो गेट पर से समझ में आ जाएगा कि अंदर कौन भगवान है, अंदर बच्चा चूहा गणेश जी बैठे हुए हैं, गेट पर उनका सवारी आपको रिसीव करने आया है, भगवान अंदर। बात समझ लीजिए, जैसे तुम अभी पढ़ा बृहदेश्वर का राजराजेश्वर मंदिर, तो ये राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो तुम देख रहे हो वो शिव की मंदिर, और शिव की सवारी कौन है? नंदी। और ये जो नंदी देख रहे हो राजराजेश्वर मंदिर के मेन गेट पर सबसे बड़ा नंदी बनाया गया। वो नंदी ये सोचो कि 12 फीट हाइट लिए हुए एंट्रेंस पर ही स्वागत कर रहा है कि आइए अंदर शिव जी बुला रहे हैं। तो अगर सवारी एकदम गेट पर रहे तो समझ लेना द्रविड़ शैली। हम लोग क्या मंदिर में क्या है, बाकी तुम देखोगे कि 5 भगवान अगर है तो मेन भगवान वाला ऊंचा रहेगा और बाकी थोड़ा थोड़ा नीचा नीचा रहेगा। उनके यहाँ ऐसा नहीं है, द्रविड़ शैली में इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। हम लोग यहाँ अगर ये मेन भगवान है शिव जी, तो शिवलिंग यहाँ, और जिस मंदिर में शिवलिंग है थोड़ा ही से बाहर निकलिए देखो हवन कुंड, और बस बगले में चबूतरा देखिए उनका बसा बैल बैठाया हो, बस समझ लीजिए एकदम बस जस्ट में। और अभी जो तुम द्रविड़ में सुन रहे हो वो क्या है? जस्ट उसमें नहीं है, एंट्रेंस पर है, पहले उनके सवारी को बोल लगे, फिर अंदर आइए तो उनको बोल लगे। तो अब तुम बेसिक डिफरेंस बहुत कुछ समझ पाए होगे किसमें किसमें, नागर और द्रविड़ में। अब क्वेश्चन सुनो, द्रविड़ शैली की शुरुआत कौन किया? पल्लव। उसको बढ़ाया कौन? चोल। चोल राजा, आप सोच सकते हो कि 300 फीट ऊंचा, 300 फीट ऊंचा इस शिखर पर उस जमाने में इसने 800 टन वजनी पत्थर पहुंचाया, 800 टन वजनी पत्थर, उतना ऊपर में। काफी लोग परेशान है कि उस समय जैसे भी था न क्रेन था, पहुंचाया कैसे? तो कई इतिहासकार कहते हैं कि एकदम वहां से सेंटरिंग कर दिया होगा नीचे तक, और मजबूत सेंटरिंग रहा होगा, और हाथी के सारे चढ़ा कर दिया होगा। कई लोग कह रहा है कि हाथी भी इतना पैसे चढ़ा गया, तो कई लोग कह रहा है कि नहीं स्टेप बाय स्टेप ऐसे किया होगा और एक एक तल्ला पर ऐसे करके और फिर हाथियों के सारे चढ़ाया होगा। ये सब लक्षण देखते हुए एक विद्वान है फर्ग्यूसन, विद्वान का नाम क्या है? फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन एक विद्वान है, जब चोलों के मंदिर को देखे तो उन्होंने कह डाला कि चोल राक्षस जैसा सोचता था। ये आदमी के सोच है कि 300 फीट ऊपर इतना बड़ा पत्थर जाकर रख दो। चोल राक्षस जैसा सोचता था और जौहरियों की तरह तराशता था। जौहरी मैंने सुना, इतना बढ़िया तराशता था कि लगता था कि वाह गजब का बनाया है, और इसका देख के लगता था कि आदमी नहीं राक्षस सोचा होगा। बैठ क्वेश्चन देगा, किसके बारे में कहा जाता है कि वह राक्षस जैसा सोचता था, जौहरियों की तरह तराशता था? आंसर क्या होगा? चोल। किसने कहा? फर्ग्यूसन ने कहा। चोलों के इस स्थापत्य को देखते हुए चोलों ने अपने स्थापत्य में ईंट का ज्यादा प्रयोग किया कि पत्थर का? तो पत्थर का ज्यादा प्रयोग किया, ईंट का कम प्रयोग किया। चोलों ने किस शैली को बढ़ावा दिया? द्रविड़ शैली को। क्या चोल गोपुरम बनाए होंगे? बड़े बड़े विशाल गोपुरम बनाए होंगे। अब चोल मूर्ति निर्माण में भी एक नया डिजाइन लाए जो अभी तक नहीं था। चोलों ने, ध्यान देना, बीपीएससी में रिलेट होगा बिहार स्पेशल से भी, चोलों ने मूर्ति निर्माण के लिए बहुत ही भयंकर कंसेप्ट लाए, कांसा की मूर्ति। इसके पहले कांस्य मूर्ति नहीं है, और कांसा की मूर्ति पूरे भारत में 2 वंश ने मैंने उपयोग किया, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक वंश बिहार का है, पाल वंश। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट में बात समझना है, बिहार में पाल वंश है, उसने भी कांसा की मूर्ति उसी तरीके का बनाया जैसे दक्षिण में चोल राजाओं ने बनाया। तो कई बार कंफ्यूजन आता है कि निम्नलिखित में कांसा की मूर्ति बनाए थे, चाहे पल्लव राजा ने, बी चोल राजा ने, सी पाल राजा ने, डी आपको दे दिया सेन राजा ने, और ई कोई सही नहीं, एक से अधिक सही। अब जो लड़का बढ़िया से पढ़ा है वो समझ लेगा कि पीतल की जो कांसा की मूर्ति है 2 बना रहे हैं, कौन कौन? एक पाल और दूसरा चोल। तो ये पीतल और कांसा की मूर्ति बनाने में इन्होंने बहुत महारत हासिल किया, और इसी मूर्ति में आपको बताया था कि एक नया डिजाइन की मूर्ति बनाए, शिव का नटराज मूर्ति। जो शिव का नटराज, अभी तक शिव का वो रूप किसी ने नहीं बनाया था। चोलों ने शिव को नाचते हुए बनाया, 4 हाथों वाला बनाया, एक हाथ में डमरू थमा दिया। शिव के साथ बहुत अन्याय भी हुआ है। शिव जी का सब देखो कितना न्याय है। शिव जी का क्या किया गया? कपड़ा लता छीन के खाली वो छाल दे दिया गया, गला में नागुर डाल दिया गया, हाथ में डमरू थमा दिया गया, और उतना खुला वस्त्र में भी हिमालय पर कैलाश पर जाकर बैठा दिया गया। और उसके बाद कहते हैं कि तांडव कर रहे हैं। तुमको गला में कोई सांप डाल दे, सब कपड़ा छीन छाल ले, बर्फ पर बैठा दे, तो तुम तांडव नहीं करेगा? वही तांडव रूप समझोगे, तांडव माने नाचने वाला रूप। शिव के तांडव रूप, नाचने वाले रूप को चोलों ने मूर्ति में बनाया, और उस रूप को नाम क्या दिया गया? नटराज। तो पूछेगा कि चोलों ने शिव के किस रूप की मूर्ति बनाया? नटराज। बचपन में नटराज पटाल देखा था ना, उसमें शिव के नाचने वाला एक मूर्ति था, वो चोलों के द्वारा बनाई गई मूर्ति थी। चोलों ने मंदिरों में दीवारों पर चित्रकला को भी प्रोत्साहित किया। ये पेंटिंग कहां बनवाते थे? मंदिरों के दीवारों पर। तो हम लोग फटाफट इस बारे में जल्दी लिखेंगे, नीचे लिख दीजिए चोल स्थापत्य, नीचे डैश लिख दो चोल। चोल शासकों ने, चोल शासकों ने पल्लव द्वारा प्रारंभ किए गए स्थापत्य शैली को, पल्लव द्वारा प्रारंभ किए गए स्थापत्य शैली को, पल्लव द्वारा प्रारंभ किए गए स्थापत्य शैली को आगे बढ़ाया, स्थापत्य शैली को आगे बढ़ाया। नीचे डैश देखिए, इनके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में, इनके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में ईंट के स्थान पर पत्थरों का अधिक प्रयोग किया गया, पत्थरों का अधिक प्रयोग किया गया।
नीचे स्तर लगा के लिखिए चोल शासकों ने मंदिर निर्माण के द्रविड़ शैली को, अब तो द्रविड़ शैली का मतलब समझ में आया सबको, इसका शिखर होता है कि विमान, भगवान की सवारी बगल में होते हैं कि गेट पर इसमें बाउंड्री होता है कि नहीं होता है, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम, उसको विशाल बनाया जाता है, सब बात ध्यान रखेगा। चोल शासकों ने मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया, द्रविड़ शैली को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया, द्रविड़ शैली को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश देखिए, चोल स्थापत्य को देखते हुए, चोल स्थापत्य को देखते हुए, चोल स्थापत्य को देखते हुए प्रमुख विद्वान फर्ग्यूसन ने यह कहा कि, फर्ग्यूसन अंडरलाइन कर देगा, यह कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में चोल राक्षसों की तरह सोचते थे, चोल राक्षसों की तरह सोचते थे, राक्षसों की तरह सोचते थे और जौहरी की तरह तराशते थे, और जौहरी की तरह तराशते थे, तलाशते मत लिख देना, तराशते थे, जौहरी की तरह तराशते थे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देगा। नीचे डैश लिख दीजिए, चोल शासकों ने बड़े बड़े मंदिर के प्रवेश द्वार, बड़े बड़े मंदिर के प्रवेश द्वार ब्रैकेट में बोलो, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम तथा मंडप का निर्माण किए, गोपुरम तथा मंडप का निर्माण किए। नीचे डैश देखिए, चोल राजा मूर्ति के निर्माण में कांसा का प्रयोग किए, उनके द्वारा शिव के नटराज मूर्ति बनाए गए, शिव के नटराज मूर्ति बनाए गए। नीचे डैश लिखो, चोल शासकों ने मंदिर के दीवारों पर चित्रकला को भी प्रोत्साहित किया, चलिए अब मेन हम लोग का चलना है त्रिपक्षीय संघर्ष, तीन राजा परोवेश वंश, पाल, प्रतिहार, राजकोट। तो अगला क्लास काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा, जो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीन वंश पढ़ेंगे, पाल, प्रतिहार और राजकोट, तब फिर चंदेल वगैरह मध्य का पेज भी आपका शुरू हो जाएगा। तो अगला क्लास सब अपने रूटीन से